जय हिंद। और आज का हमारा टॉपिक है मूर्तिकला। ठीक, इससे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट था वो तो इंट्रोडक्शन था, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ क्लास है हमारी। तो हमने सेकंड में हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ लिया, उसमें नगरीकरण की व्यवस्था क्या थी या कैसे प्रथम नगरीकरण जो है वो डेवलप हुआ, वो सारी चीज पढ़ी हमने। और उसके बाद सेकंड में हमने स्तूप है, स्तंभ है, जो मौर्य मौर्य काल जो है, उस मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक के स्तंभ है, वो सारी चीजें हमने सेकंड वाले लेक्चर में देखी। और थर्ड वाले लेक्चर में हमने जितने भी मंदिर थे, ठीक, तो उन मंदिर की स्थापत्य कला को हमने उसमें देख लिया सेकंड वाले में। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला जो है हमारा वीडियो, उस फिफ्थ वाले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय मूर्तिकला। तो यहाँ मूर्तिकला में हम हड़प्पा सभ्यता से लगा के आधुनिक मूर्तिकला तक सारी चीजों को हम यहाँ पे इनकी चर्चा करेंगे। ठीक, हड़प्पा कालीन मूर्तियां, मौर्य कालीन मूर्तियां, मौर्योत्तर काल की जो मूर्ति है, जैसे मौर्योत्तर काल में तीन शैलियां का डेवलप हुआ उसमें, जिसमें गांधार शैली है, जिसमें मथुरा शैली है, जिसमें अमरावती शैली जो दक्षिण में पनपी थी आपकी वो। उसके बाद गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, गुप्तकालीन मूर्तियां। उसके बाद चोल कालीन मूर्तियां हैं और आधुनिक मूर्तिकला, इनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं विस्तृत तौर पे। और उसके बाद इन पे जो भी प्रीवियस ईयर में जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं, जो मेंस से मूर्तिकला से जो भी क्वेश्चन आए हैं मेंस के अंदर, उन क्वेश्चन के मॉडल आंसर हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आप इंट्रो फ्रेम कर सकते हो, कैसे बॉडी लिख सकते हो और कैसे उन आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीजें हमने, तो हड़प्पा कालीन मूर्तियां से लगा के, यहाँ पे हड़प्पा कालीन मूर्तियों से लगा के आपका मौर्य कालीन, मौर्योत्तर कालीन, गुप्त कालीन और आधुनिक मूर्तिकला तक देखेंगे। इसमें एक और है, तो वो चोल मूर्तिकला है, ठीक है, जिसमें नटराज वगैरह की मूर्ति अच्छी फेमस मूर्ति है वो। अब देखो यहाँ पे हम हड़प्पा काल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन कौन से देखने वाले हैं वो देख लेते हैं कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं तो उनके मॉडल आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं गांधार मूर्तिकला से। तो आपकी जो अगले वाले क्वेश्चन है वो अमरावती से आ सकते हैं या मथुरा से आ सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे ये सिंह और वृषभ, ये आपका सिंह और वृषभ जो है वो वास्तुकला में सबसे ज्यादा मौर्य काल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे सिंह की आकृति जो है वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। और अशोक ने सिंह का प्रयोग बहुत ज्यादा किया, ठीक है, वास्तुकला के रूप में। जैसे अशोक के सारनाथ का समय, तो वहां भी सिंह का प्रयोग है, बेल का प्रयोग है, हाथी का प्रयोग किया गया है। हाथी की आकृतियां, सिंह की आकृतियां, आपकी घोड़े की आकृतियां, ये सब आपको अशोक का जो काल था उसमें स्तंभ में, स्तूप में कई जगह मिल जाएगी। ठीक, और भारतीय मिथक के रूप में, तो भारतीय मिथक के रूप में आपके शिव जी की सवारी है, तो वो वहां पे भी आप शिव जी की सवारी क्या है, तो वो वृषभ है, बैल। आपके दुर्गा माता की सवारी तो वो सिंह है, तो वो भारतीय मिथक के रूप में हो गए। तो ये सारी चीज जो है वो हम यहाँ कवर करेंगे। तो हम यहाँ क्या देखने वाले, तो ये गांधार मूर्तिकला से दो क्वेश्चन, और ये अमरावती से एक क्वेश्चन हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और ऋषभ की आकृतियों का कितना महत्व है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ ये देखेंगे। तो ये चार क्वेश्चन है हमारे, इनसे आप कई सारे मॉडल क्वेश्चन भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है तो उनमें चार पांच पॉइंट याद रखने की जरूरत है। हर एक टॉपिक से हमको चार पांच पॉइंट या चार पांच फैक्ट पता होंगे उसके बारे में, कि वो कहाँ, जैसे कोई मूर्ति कला है तो वो कहाँ पनपी है, उसमें कैसी मूर्तियां बनाई जाती थी, और किससे संबंधित थी, जैसे बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, तो किससे संबंधित थी वो, या तीनों धर्मों से संबंधित थी वो, ज्यादा नहीं पता करने की जरूरत है। चार पांच छह चीजें पता हो, आप अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो उससे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं जीएस का आंसर लिखना है, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट वाला आंसर तो लिखना नहीं है, जीएस का आंसर लिखना है जो सामान्य हो सकता है। ठीक, अब चलते हैं हम हड़प्पा कालीन सभ्यता से।
मूर्तियों की चर्चा करते हैं तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से हम मूर्तियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 3 तरह की मूर्तियां हड़प्पा काल में बनी। एक है आपके मोहर मोहर, एक है टेराकोटा की मूर्तियां, जो आपकी आग में गर्म करके जो पकी मिट्टी होती थी, उस पकी मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां है, तो पक्की मिट्टी को ही हम टेराकोटा बोलते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद कांसे की कांसे की मूर्तियां, तो कांसे की मूर्तियां दो धातुओं को पिघलाकर या मिलाकर उनको मिक्स करके यह कांसा बनता था। तो वो दो धातुएं थी, एक तांबा थी और एक था आपका प्लस टीन। ठीक है, तो ये टीन और तांबा आपकी दो धातुएं थी जिनको मिक्स करके कांसा बनाया जाता था और इस कांसे से मूर्तियां बनी हैं। ठीक, तो ये हड़प्पा सभ्यता में उस वक्त मिली हुई मूर्तियां हैं। तो इसमें हम मोहर देखते हैं, तो मोहर में 2 ही मोहर है यहाँ पे जो मैंने ली गई है। बाकी तो बहुत सारी मोहर है जो व्यापारिक काम में आई हुई है या जो सामान्य काम में आती है, तो वो 2-3 मोहर है। उसके बाद यहाँ पे पशुपति की मोहर है, तो 2 मोहर है आपकी। तो एक ये यूनिकॉर्न की मोहर है, ठीक है, और एक मोहर है आपकी पशुपति की। ठीक, अब चलो यहाँ पे जो चीजें हैं, तो ये 2 मोहर ये हो गई, तो मोहर का काम पूरा हो गया। अब उसके बाद टेराकोटा की मूर्तियां, टेराकोटा की, तो टेराकोटा की मूर्तियों में एक ये प्रस्तर मूर्तियां हैं। ठीक, तो ये लाल बलुआ पत्थर से, तो इसमें सांचे बने हुए हैं। यहाँ पे ये हाथ के मैंने जो गोले बनाए ना, ये सांचे बने हुए हैं। उसके बाद ये जो मुंह है, तो इसमें आप फिट कर सकते हो। तो फिटिंग के लिए यहाँ जगह दी हुई पूरी की पूरी, पूरा का पूरा फिटिंग के लिए यहाँ इन्होंने जगह दे रखी है कि यहाँ आप गर्दन फिट कर सकते हो। तो ये सांचे टाइप बना रखे हैं उन्होंने। ठीक, उसके बाद देखो, इसमें अगर विशेषता लिखनी है या इस पे 5 पॉइंट लिखने हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ किन किन की मूर्तियां मिली, तो यहाँ मूर्तियां मिली है आपके कांसे की मूर्ति, ठीक है, आपके टेराकोटा की मूर्तियां हैं, ये मिली हुई है। उसके बाद यहाँ पे तो एक दाढ़ी वाला पुजारी है, ये दाढ़ी वाला पुजारी है, ये एक दाढ़ी वाला पुजारी है जिसको आप बिल्कुल सजावटी तौर पे देख सकते हो कि इनको सजाया कितना, कितने बढ़िया से इनकी दाढ़ी जो है वो फ्रेश सेट कर रखी है। उसके बाद इस दाढ़ी को कंघी से यहाँ पे बिल्कुल बना रखा है। उसके बाद ये शॉल जो है, तो शॉल में भी इतने बढ़िया बढ़िया से फूल बना रखे इन्होंने, इसका मतलब वो डिजाइन बनाना भी अच्छे से जानते थे किसी कपड़े पे। उसके बाद वो साज सज्जा वाला काम भी अच्छे तरीके से और बखूबी तरीके से जानते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। पर आप यहाँ मूर्ति कला पढ़ रहे हो, तो मूर्ति में क्या विशेषता है वो चीज देखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मिली है मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति है ये, ठीक है, जो टेराकोटा की मूर्ति, जो पक्की मिट्टी की बनी हुई। और ये खिलौने मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो खिलौने में आप सुअर ले सकते हो, यहाँ पे आप गेंडा ले सकते हो, यहाँ पे आप बेल ले सकते हो। इनकी ये यहाँ पे बहुत सारी खिलौने टाइप की मूर्तियां छोटी छोटी यहाँ हड़प्पा सभ्यता में मिली है। तो ये मूर्तियां यहाँ पे, इन मूर्तियों की विशेषता भी आप अच्छे से यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कांसे की मूर्ति, तो कांसे की मूर्ति में एक तो कालीबंगा से बैल की मूर्ति मिली है कांसे की, ठीक है, और एक है ये नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली हुई, ये नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है, ये नर्तकी की मूर्ति जो मेन है, जो कांसे से बनी हुई है, और कांसा 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, जो मिश्र धातु है कांसा। और मिश्र धातु के रूप में तो 2 धातुएं कौन सी उपयोग होती है, एक है तांबा और एक है टीन। टीन और तांबा दोनों को मिला के कौन सी धातु बनती है, कांसा। और उस कांसे की यहाँ एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ पे मिली है। तो कांसे का भी बहुत अच्छे से ये प्रयोग जानते थे, 2 धातुओं को मिक्स करके इन्होंने एक धातु बनाई जिसको हम कांसा बोलते हैं, और कांसे की यहाँ पे मूर्तियां मिली है। ठीक है, तो उसमें नर्तकी की मूर्ति हमको मिली यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता आपका। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषता है, अगर मोटी मोटा तौर पे देखें, तो हड़प्पा में आप देखते हो, तो हड़प्पा में देख, एक तो आपको टेराकोटा, कांसा और मोहर, ये 3 प्रकार की मूर्तियां मिली। उसके बाद ये मूर्तियां जो है वो आपकी आम जीवन से संबंधित है। ठीक है, और कुछ मूर्तियां जैसे दाढ़ी वाला पुजारी है,
आपकी, या मातृ देवी की मूर्तियां है, नर्तकी की मूर्तियां है, तो इससे संबंधित है कुछ, तो ये इनकी विशेषता आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अब हड़प्पा कालीन मूर्तियां जो है वो कंप्लीट हो गई आपकी। उसके बाद हम चलते हैं मौर्य काल पर। तो मौर्य काल में जो मूर्तियां मिली हैं, वो मूर्तियां देखो एकल तरीके से यूज होती हुई मूर्तियां बहुत कम दिखी है, क्योंकि यहाँ स्तंभ के लिए, स्तूप के लिए मूर्तियां बनी है। तो यहाँ यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति मिली है जो सभी धर्मों के लिए यूज होती थी, और वो मूर्तियां स्तूप में ज्यादा यूज हुई। स्तूप में है आपकी, अगर ये सिंह की मूर्तियां है, बैल की मूर्ति है, या और भी कई मूर्तियां हैं, तो वो स्तंभ वगैरह में यूज हुई। तो ये स्तंभ में यूज हुई ये मूर्ति मिली वहां पे आपको। मौर्यकालीन मूर्तियां ये हैं। ये आपका यक्ष वाला, यक्ष की मूर्ति है, और ये याक्षिणी की मूर्ति है। तो ये आपको यहाँ मूर्तियां जो मिली है, और मूर्तियां अधिकतर यहाँ पे स्तंभ और स्तूप में यूज की गई मूर्तियां है, मौर्यकालीन मूर्तियां। जो अशोक के टाइम पे जो स्तंभ बने हैं, जो स्तूप बने हैं, बुद्ध के स्तूप, उनमें यूज की गई। और मैंने स्तूप का और स्तंभ का जो टॉपिक है वो मैंने प्रीवियस मेरे लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक, वो थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ा है, और मैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों लेक्चर की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो मेरे प्रीवियस लेक्चर। तो देखो यहां आप सीरियल से सब चीज देखोगे ना, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, आपको अगर कोई आप इंडिविजुअल वीडियो लेके बैठ जाओ और देखोगे, तो आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय मिथक जो है, भारतीय मिथक, एक तो एक ही हो गया भारतीय मिथक, और एक हो गया कला और वास्तुकला। इन दोनों पर, ये दोनों चीजें पर आपके सिंह और वृषभ, जो सिंह और बेल, मान के चलो कि शेर और बेल, इन दोनों की आकृतियों का महत्व बताना है इन दोनों स्तर पे। एक तो भारतीय मिथक के तौर पे, और एक कला और वास्तुकला। कला और वास्तुकला मतलब कि कहाँ कहाँ इनकी आकृतियां बनी है। जैसे मौर्य काल में बनी है, तो सारनाथ के स्तंभ में आकृति बनी है। ठीक है, कई जगह, कई जगह बेल की आकृति मिलती है आपकी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं आपकी वास्तुकला और कला में। और भारतीय मिथक के रूप में, तो भारतीय मिथक के रूप में प्रयोग हुआ है सिंह का, तो वो जैसे दुर्गा का वाहन है, तो ये भारतीय मिथक हो गया। उसके बाद आप शिव की सवारी ले लो, आप वृषभ, जो बैल है, बैल जो है वो नंदी की सवारी, जिसको बोलते हैं हम नंदी, वो नंदी की सवारी करते थे शिव जी, तो वो एक भारतीय मिथक के रूप में वहां पे यूज हुआ। तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे आपको दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से फ्रेम कर सकते हो, इसका इंट्रो, इसकी बॉडी, इसका कंक्लूजन आराम से दे सकते हो, क्योंकि इतने फैक्ट तो आपको पता ही है कि शिव के रूप में हम नंदी को यूज करते हैं, जो शिव की सवारी के रूप में नंदी हमारे उपयोग में आता है भारतीय मिथक के रूप में। कला और वास्तुकला में तो बहुत सारी जगह मौर्यकालीन या प्राचीन काल में भी कई सारी जगह बेलों का यूज हुआ है वास्तुकला में भी, और सिंह का भी यूज हुआ है। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो। उसके बाद आज की कंडीशन में जो गांव क्षेत्र में जो दिवाली मनाई जाती है, तो वहां पे कई कृषक बेलों को पूजते हैं। ठीक, क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो उर्वरकता का प्रतीक है, और उससे हमारे घर में धन्य, धन धान्य मतलब जो पैसा है, और धान्य मतलब जो अन्न है, उस वो भरपूर मात्रा में मिल पाए। ठीक है, वो उससे पूरा का पूरा घर भर जाए, इसलिए बेल को पूजनीय माना गया है। अब यहाँ पे देखो आप, ये चीजें हो गई। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब आ गई आपका मेन मूर्ति कला का जो मेन टॉपिक, जिस पे टिका हुआ है ना मूर्ति कला का, कि मूर्ति कला में जो मेन चीज है, तो वो क्या है, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला, जिसमें गांधार शैली है, मथुरा शैली है, और अमरावती शैली है। तो ये तीन शैलियां मेन है मूर्ति कला में। ठीक है, जिसमें तो इनमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ये चीजें क्या है कि थोड़ी सी दिमाग से फिसल जाती है। हम इतना कुछ याद रखना या इतना कुछ करना वो सब कर नहीं पाते, इसलिए हम इनको बिल्कुल क्रिप्ट एंड क्लियर तरीके से, बिल्कुल अच्छे से, जैसे चीट शीट होती कि नहीं होती, वैसे चीट शीट की तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो चार पांच पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका
सिंह और वृषभ का है। तो ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लेके आता हूं। आपका ये रहा, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका। इसका मॉडल आंसर यहाँ पे अच्छे से मैंने परफेक्ट तरीके से तैयार कर रखा है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मिथक, ये यहाँ पे ये भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में, देखो दो चीज पूछ रहा हूं, एक भारतीय मिथक के रूप में और एक कला और वास्तुकला के रूप में। ठीक है, मैं सिंह और ऋषभ की आकृतियों का महत्व बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सिंह और ऋषभ की आकृतियों का सबसे मेन चीज, अगर आपको इंट्रो, तो ये अच्छा सा इंट्रो दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, ये तो और बड़ा इंट्रो है। ठीक है, आप थोड़ा सा इससे एक आध लाइन भी छोटा लिखेंगे तो भी आराम से चल जाएगा। तो सिंह और ऋषभ की आकृतियां भारतीय मिथक के रूप में, पौराणिक कथाओं, वास्तुकला के रूप में, भारतीय मंदिर स्तंभों व मूर्तिकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कौन? सिंह और वृषभ। ठीक, उसके बाद बॉडी स्टार्ट की मैंने, तो बॉडी में मैंने भारतीय मिथक के रूप में, तो एक पॉइंट ले लिया भारतीय मिथक का। अब कौन सा बचा पॉइंट? तो कला और वास्तुकला वाला बचा। तो भारतीय मिथक के रूप में सिंह और ऋषभ, तो इनमें दो चार मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिए इसमें, कि सिंह हिंदू देवी देवताओं, दुर्गा के वाहन के रूप में, तो ये दुर्गा के वाहन के रूप में हो गया। ये नंदी के रूप में हो गया, बैल, तो बैल नंदी के रूप में हो गया और सिंह दुर्गा के वाहन के रूप में हो गया। उसके बाद सिंह जो है हिंदू मिथकों के रूप में शक्ति का प्रतीक है, तो बेल प्रसन्नता, खुशी, उर्वरकता, इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद कला और वास्तुकला के रूप में, तो कला और वास्तुकला में सिंधु घाटी सभ्यता में बेल, वास्तुकला में अगर देखें तो एक कांसे की बेल की मूर्ति मिली है जो कालीबंगा से मिली है। ठीक, उसके बाद मौर्यकालीन वास्तुकला, तो मौर्यकालीन वास्तुकला में सारनाथ के सिंह स्तंभ, जिसमें चार सिंह पीठ से जुड़े शक्ति के प्रतीक के रूप में, तो ये यहाँ पे आपको, और उसके बाद मैंने अच्छा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी ये सारनाथ का जो स्तंभ में जो शेर बने हुए हैं, जो तीन शेर आगे दिख रहे हैं आपको, ये वाले। ठीक, और अबेकस, तो ये दोनों मिला के आपका इसमें यूज हुए हैं। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। उसके बाद हम नीचे चले तो सारनाथ के स्तंभ में अबेकस, जो अबेकस बना हुआ है नीचे, जैसे ये अगर सिंह की मूर्ति यहाँ बनी हुई है तो यहाँ पे अबेकस है, ये वाला। इस पे यहाँ पे बेल बना हुआ है, यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, बीच में चक्र है, तो इस टाइप का यहाँ पे आकृतियां बनी हुई थी। अबेकस में उत्तर दिशा में वृषभ है। क्या है? उत्तर दिशा में वृषभ। और आप एक और पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हो कि यहाँ पे आपका जो सारनाथ के स्तंभ में उत्तर दिशा में तो आपका वृषभ है, तो दक्षिण दिशा में आपका सिंह है। ठीक है, दक्षिण दिशा में सिंह बनाया गया। उसके बाद सिंह, वृषभ, बेल की आकृति का महत्व, क्या क्या महत्व है, तो महत्व के लिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डाल रखे हैं। ठीक है, तो धार्मिक मान्यताओं के रूप में महत्व है, यह दीपावली के त्योहारों में बेलों की पूजा करना ताकि कृषक का घर धन धान्य से भरा रहे, तो ये। उसके बाद कृषि कार्य में महत्वपूर्ण स्थान, बेल का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद मैंने अच्छे से वो आंसर को कंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। ठीक, तो आप इस तरीके से और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने मॉडल आंसर इसका बता दिया। तो यहाँ पे यूं समझो आपकी एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आराम से हो गया आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने मॉडल आंसर देखा, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरा चैनल जो है ये भी आप सब्सक्राइब करो, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर चीज जो है वो अच्छे से मिल पाए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, और उसके बाद अमरावती मूर्तिकला को पढ़ेंगे हम, जो मौर्योत्तर कालीन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या क्या है? तो वो चीजें हैं आपकी, वो चीजें हड़प्पा कालीन मूर्तियां पढ़ी हमने, हड़प्पा कालीन मूर्तियां, तो हड़प्पा कालीन मूर्तियां पढ़ ली। उसके बाद मौर्य कालीन मूर्तियां पढ़ ली, मौर्य कालीन, मौर्य कला का में मूर्तियां, तो यहाँ पे यक्ष याक्षिणी यूज हुई, यक्ष याक्षिणी, यक्ष याक्षिणी। और उसके बाद यहाँ पे स्तंभ में सिंह की मूर्ति वगैरह ये दिखी हमको मौर्य काल में। उसके बाद यहाँ हड़प्पा कालीन मूर्तियों में, तो यहाँ पे तीन प्रकार की मूर्तियां हमको देखी गई। तो तीन प्रकार में, एक मोहर के रूप में, ठीक, प्लस एक आपकी टेराकोटा की मूर्तियां, एक मिट्टी की मूर्तियां अगर आप कोटा, और उसके बाद एक हुई आपकी कांसे की मूर्ति।
तो ये सब चीजें। उसके बाद हम मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल जो है वो मूर्ति कला का यूं समझ लो आप स्वर्णिम काल है। ठीक, मौर्योत्तर काल में जो 3 शैलियां विकसित हुई उसमें मूर्ति कला जो है वो एक स्वर्णिम काल तक में पहुंच गई थी। और 3 कला कौन कौन सी हुई, तो एक गांधार शैली है, एक मथुरा शैली है और एक अमरावती शैली है। ये 3 कलाएं जो है इन पे, और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर। आपको अगर मूर्ति कला से क्वेश्चन आया भी सही तो इन गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और अमरावती मूर्ति कला के आसपास ही क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के यहाँ पूछ सकते हैं। देखो, गांधार मूर्ति कला से 2 क्वेश्चन पहले पूछ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे गांधार मूर्ति कला में सबसे मेन जो है वो विदेशियों का तत्व शामिल है। जैसे यूनानी है आपके, या रोमन एम्पायर के जो भी आक्रमणकारी थे, तो वो वहां गांधार जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पे आप बोल सकते हो कि जो 3 एरियो का या 3-4 एरियो का एरिया जो है, एरिया मतलब क्षेत्र, तो 3-4 क्षेत्रों का वहां पे एक चौराहे टाइप मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल चौराहा है वो, जहां पे बहुत सारे आक्रमणकारी वहां मिले हैं। तो वहां पे बहुत सारे विदेशी तत्व आके और मूर्ति कला में शामिल हुए। तो गांधार मूर्ति कला में बहुत सारे विदेशी तत्व, तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मथुरा शैली और उसके बाद अमरावती शैली, तो 3-4 ये हैं। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे आपका सबसे मेन, अब देखो यहाँ पे गांधार शैली। अब गांधार शैली में ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधार मूर्तिकला रोम वासियों की उतनी ही ऋणी थी, मतलब जो जितना काम रोम वासी करते थे उसके लिए, गांधार मूर्तिकला के लिए जितना काम रोम वासियों ने किया था उतना ही काम यूनानियों ने किया था। तो जितनी ऋणी वो रोम वासियों की थी उतनी ही ऋणी वो यूनानियों की भी होगी। तो इन दोनों की कितनी ऋणी थी उसको स्पष्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोमन जो आपका एम्पायर था और जो यूनानी थे, उन दोनों का समावेश गांधार शैली में कितना कितना है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक, तो चलते हैं हम गांधार शैली में। तो सबसे पहले गांधार शैली की सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें किसका समावेश था, तो इसमें भारतीय यूनानी कला और जो रोमन कला है उन दोनों का समावेश था। उसके बाद जो पहले की मूर्तियां बनी है ना, जो पहले की मूर्तियां बनी है तो वो कौन सी बनी है, नीले धूसर बलुआ पत्थर की जो प्रस्तर है, तो नीले धूसर बलुआ प्रस्तर की पहले मूर्तियां मिली। और उसके बाद की मूर्तियां किससे, तो वो प्लास्टर वगैरह मिट्टी और प्लास्टर की बनाई गई थी। ठीक, उसके बाद गांधार मूर्ति कला जो है वो किससे संबंधित थी, तो वो बौद्ध से संबंधित थी। ठीक, उसके बाद किसके शासन काल में या गांधार मूर्ति कला को किसका संरक्षण था, तो वो संरक्षण था आपका कुषाण शासक का। कुषाण शासक का संरक्षण गांधार मूर्ति कला को मिला था। उसी प्रकार से आध्यात्मिक मुद्रा और योगी मुद्रा, इन सारी मुद्राओं में वहां पर मूर्तियां मिली। उसके बाद आधी आंखें, ये जो है वो बंद है। ये जो मूर्ति देख रहे हो ना, तो इसकी आधी आंखें खुली है, आधी आंखें बंद है। इस टाइप की मूर्तियां वहां पे मिली है। तो उसमें आपकी बहुत सारे जो रोमन के देवी देवता है उससे मिलती जुलती जो बौद्ध की मूर्तियां है वो मिली है। उसके बाद आप देख सकते हो तो वहां पे कई सारे जो रोमन देवता, यूनानी देवता, तो उनसे कई सारी चीजें मिलती जुलती है। ठीक है, तो उसमें समावेश तो है ही सही। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखेंगे, उसमें सारी चीज मैंने दे रखी है, तो वो आपको मिल जाएगा और आप उसको देख लोगे। तो उसमें इंट्रो कैसे फ्रेम करना है, आपको उसका कंक्लूड कैसे करना है, पूरा पूरा आंसर, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी आराम से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन है गांधार शैली पे। तो एक गांधार शैली पे मूर्तिकला, ये रोमन हमने पिछले स्लाइड में देखा ही सही है। उसके बाद गांधार कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरिया जो तत्व है उनको उजागर करना है। ठीक, तो इनको एक्सप्लेन करना है। तो मध्य एशियाई तत्वों को एक्सप्लेन कर दो आप। ठीक है, मध्य एशियाई तत्वों को एक्सप्लेन कर दो, और यहाँ पे यूनानी और ये बैक्टीरिया के तत्व दोनों को उजागर कर दो। और देखो, दोनों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे और दोनों की तुलना करोगे, दोनों की तुलना कर दोगे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर आपको एक अच्छा इंट्रो देना और इसके नीचे आपको अच्छे से कंक्लूड करना है इसको। तो ये 2-3-4 सबसे मेन चीज। आंसर आप यहाँ पे देखो, अगर तो आंसर की शुरुआत हो रही है तो वो कहाँ से होगी और बॉडी कैसे लिखेंगे,
और इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बता दूं इसी आंसर से। देखो सबसे मेन तो यहाँ पे आपका इंट्रो स्टार्ट होगा, ठीक। तो इंट्रो स्टार्ट होगा मतलब जो पश्चिमोत्तर भारत में एक मूर्ति कला की एक शैली विकसित हुई जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, ठीक है। जिसमें यूनानी और रोमन जो विदेशी थे उनके तत्व समाहित है, ठीक। ये आपका अगर इंट्रो हो गया अच्छे से, ठीक। उसके बाद क्या है, तो बॉडी के कितने पार्ट है, सबसे पहले बॉडी के पार्ट, तो बॉडी के पार्ट नंबर 1, आपका नंबर 1 पार्ट है तो क्या है वो मध्य एशिया। मध्य एशिया के कितने तत्व शामिल थे वो आपने बताया। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड है आपका यूनानी, यूनानी बैक्टीरिया तत्व, यूनानी बैक्टीरिया तत्व आपने बताया। और थर्ड है इन दोनों की तुलना, क्या समानता है और क्या असमानता है, इन दोनों की तुलना बताइए आप, ठीक। और अच्छे से उस आंसर को कंक्लूड कर दिया, अच्छे से निष्कर्ष दे दिया उस आंसर का अच्छे से आपने निष्कर्ष दे दिया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आंसर राइटिंग करना है, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है और कैसे उसका आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। वो सभी चीजें जो है वो क्या क्या बॉडी में इंक्लूड करना हमको, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या हाईलाइट वर्ड होगा, ये सारी चीज हम धीरे 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 सीखेंगे। आप अगर मेरा, ये तो 5वां लेक्चर है, अगर मेरे लेक्चर आते जाएंगे धीरे धीरे और आपने अगर सारे लेक्चर अटेंड किए तो आपको एक अच्छी सी समझ हो जाएगी कि हमको आंसर कैसे फ्रेम करना है, कैसे इंट्रो से कंक्लूजन तक पहुंचना है। वो सारी चीज आप आसानी से कर पाओगे, आपको भले कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, ठीक है। क्योंकि यहाँ नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट वे में आपके आंसर राइटिंग की जरूरत है जो एक दिन में विकसित नहीं होगी। आपको अगर आप उस आंसर राइटिंग करोगे तो कम से कम आपको साल भर तो लगेगा इसको विकसित करने में, कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमको जवाब क्या देना है, और सही से जवाब देना है तो सही से जवाब होता क्या है, और उसको आंसर राइटिंग में कैसे उतारते हैं, वो सारी चीज जो है वो आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन का गेम है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक। अब चलते हैं हम आगे मथुरा शिली पर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन पे, हाँ इन दोनों क्वेश्चन पे हम मॉडल आंसर देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे मॉडल आंसर जो है वो दे रखे हैं तो वो किस टाइप से फ्रेम कर रखे हैं। तो हम मॉडल आंसर देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे आपका ये गांधार कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरिया तत्वों को उजागर कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब इस क्वेश्चन में आपका अच्छे से इंट्रो दे रखा है। सबसे पहले गांधार कला मूर्ति कला की एक शैली है जो पूर्वी अफगानिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में कुषाण शासकों के समय विकसित हुई। अच्छे से बढ़िया सा इंट्रो है, और बढ़िया सा इंट्रो आप फ्रेम कर सकते हो इसका, ठीक। ये मैंने गांधार शैली के बारे में बता दिया कि गांधार शैली है क्या, कहाँ पनपी। तो इसमें 2 3 4 फैक्ट देखो आप, सबसे मेन चीज क्या क्या इसमें आपको इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हो, तो उसमें वो 2 3 चीजें आप यहाँ पे देखिए। सबसे मेन चीज गांधार मूर्तिकला एक शैली है, ठीक है। तो मूर्तिकला की एक शैली है, ये बता दिया कि किसकी शैली है, तो मूर्तिकला की शैली है। अब कहाँ पे पनपी, तो ये पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में। और किसके संरक्षण में पनपी, तो ये कुषाण शासकों के संरक्षण में पनपी। तो क्या कैसे कौन, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लोगे ना आप क्वेश्चन से, तो आराम से आपको इंट्रो बॉडी वगैरह सब कुछ सारी पता चल जाएगी, ठीक। क्यों, क्या, कैसे, अगर इन 3 चीजों का जवाब आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीजें ही पता कर ली आपने, तो आपका क्वेश्चन इससे ही फ्रेम हो सकता है। अब मध्य एशियाई तत्व, तो खरोष्टी लिपि गांधार के बौद्ध अभिलेखों में मिलती है। अब अच्छा सा मैप बना रखा मैंने यहाँ पे अच्छे से, और गांधार कला का क्षेत्र बता रखा है, ठीक। तो ये आप बता सकते हो, ये आपको 1 नंबर, अगर आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन अच्छा है बढ़िया सा और आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो आप मैप ऐड करोगे, फ्लो चार्ट ऐड करोगे और क्वेश्चन को फ्रेश अगर दिख रहा है तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे 10 में से, 10 में से, और बहुत है 6 नंबर आराम से। क्योंकि यहाँ पे 45 से 50% के बीच स्कोर होता है, इससे ज्यादा स्कोर नहीं होता है, ठीक है।
अब देखो उसके बाद खरोष्टी लिपि हो गई, उसके बाद बुद्ध के सिर पर गोलाकार आभा मंडल, ठीक, यहाँ पे आपको मध्य एशियाई तत्वों में दिखता है। उसके बाद बुद्ध की योगी की मुद्रा एवं ध्यान की मुद्रा, ये आपका मध्य एशियाई तत्व है। उसके बाद सिर पर उभरा हुआ जो जटा है, ठीक है, वो जटा, उभरी हुई जटा जो एक ही बार में बंधी हुई है, जैसे हम जटा बांधते हैं ना उस टाइप से, वो भी एशियाई तत्व है। उसके बाद बैक्टीरियाई तत्व आ गए, तो रोमन देवताओं से प्रभावित अपोलो जैसे चेहरे के साथ। उसके बाद बुद्ध को मानव सदृश आकृति के रूप में दिखाया गया। यूनानी आक्रमणकारी के यूनानी और रोमन शैली परंतु स्थानीय तत्वों के समावेशन के कारण कोमलता दिखाई गई उनमें, ठीक। उसके बाद चेहरे पर दाढ़ी व मूछें, ठीक। उसके बाद सिर पर एक गांठ बांधे लहरदार बाल, संगमरमर का उपयोग, यूनानी और पौराणिक आकृतियां। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बैक्टीरियाई तत्व है। तो और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा इंट्रो दे दिया कि गांधार मूर्तिकला में स्थानीय तत्वों के साथ साथ विदेशी तत्वों के समावेश के कारण इसने भारतीय विरासत। तो एक क्वेश्चन क्या था, तो इनके तत्वों को उजागर करना था यहाँ पे, इनके तत्वों को उजागर। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है, तो ये अगला क्वेश्चन ये रह गया, गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ऋणी थी जितनी की वह यूनानियों की थी। तो इन दोनों में क्या बताना है आपको, इन दोनों में आपको समानता भी बताना, अंतर भी बताना, ठीक। तो गांधार मूर्तिकला, ये एक इंट्रो ये भी हो गया, ये इंट्रो आप देखो बढ़िया सा इंट्रो है। तो गांधार मूर्तिकला बौद्ध धर्म से संबंधित पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों में पनपी, ठीक। उसके बाद एक मूर्तिकला की शैली है जिसमें रोमन और यूनानी तत्वों का समावेश है। तो ये भी एक अच्छा सा इंट्रो बन सकता है। उसके बाद मैंने गांधार मूर्तिकला में रोमन वास रोमन तत्व देखे, तो रोमन तत्व ये मैंने लिख दिया, अलंकरण है, सजावट को। तो यहाँ पे अलंकरण और सजावट है, तो वहां पे क्या है, वहां पे गांधार कला में पेशी चित्रण ज्यादा है। तो आप इनमें समानता भी बता सकते हो, असमानता भी बता सकते हो। तो अलंकरण और सजावट। उसके बाद मूर्ति में यथार्थवाद, भैया यथार्थवाद झलकता है। और अच्छा सा मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है, यहाँ पे आप डायग्राम की रिक्वायरमेंट हो डायग्राम बना सकते हो, आप मैप की रिक्वायरमेंट है मैप बना सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल खिला खिला सा दिखे, ठीक। उसके बाद देखो बुद्ध के सिर पर मुकुट का होना, ठीक। और मूर्तियों में कंक्रीट का प्रयोग, यहाँ पे कंक्रीट का प्रयोग होता था, वहां पे सीमेंट वगैरह का प्रयोग होता था। तो ये और ये आपके दोनों चीजें हो गई। तो गांधार मूर्तिकला में यूनानी तत्व हो गए, और आपके गांधार मूर्तिकला में ये रोमन तत्व, दोनों तत्व मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिए। जैसे मूर्तियों में पेशी चित्रण बबल होगा, यूनानी शैली में आदर्शवादिता का समावेश और यूनानी शैली में संगमरमर का प्रयोग, ये दोनों। और दोनों में तुलना बता दी मैंने, ये तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे हो गया। तो इसमें 4-5 पॉइंट मैंने तुलना बता दी। तो यूनानी में पेशी चित्रण पर बल, तो रोमन में अलंकरण और सजावट पर बल, तो ये तुलना हो गई यहाँ पे। ये तुलना है यथार्थवाद और आदर्शवाद। यूनानी शैली में न रोमन में ग्रीक इंडिया के रूप में जाना गया इसको, ठीक है। इन दोनों के कारण यूनानी शैली में रोमन शैली में समावेश के कारण गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली बोलते हैं इसको। इसलिए देखो, इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधार कला में भारतीयता के साथ साथ यूनानी व रोमन शैली का समावेश है, और इसके कारण इसकी उत्कृष्टता जो है वो और ज्यादा प्रतिबिंबित हुई। तो ये यहाँ पे अच्छा सा मैंने इंट्रो दे दी, सॉरी कंक्लूजन दे दिया, ठीक। तो इस आंसर को पूरा का पूरा यहाँ कंक्लूड कर दिया आपने। उसके बाद देखते हैं हम आगे गांधार। तो अब मथुरा कला आ गई आपकी, ठीक है। अब आपकी मथुरा कला आएगी। अब मथुरा कला में यहां पे देखो आप, तो यहां एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो गांधार कला थी उसमें भी आपके जो संरक्षक थे वो कुषाण थे, और जो मथुरा कला थी उसके भी संरक्षण आपके कुषाण थे। तो कभी मथुरा और गांधार शैली में अंतर पूछे वो, तो ये आप आराम से इसकी समानता बता सकते हो कि ये कुषाण शासक यहां भी थे, कुषाण शासक वहां भी थे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ जो प्रयोग होते थे कि यहाँ काय की मूर्तियां बनी, ये काय की मूर्ति है, तो ये लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति है, ये लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति आपको दिख रही है, ठीक। उसके बाद यहाँ जो मूर्तियां थी वहां केवल केवल मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और यहाँ मूर्तियां यहाँ तीनों धर्मों से संबंधित थी मूर्तियां, यहाँ मूर्तियां जो है वो तीनों धर्मों से संबंधित थी, ये तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ मूर्तियां हैं।
उसके बाद प्रसन्न चित्त चेहरा दिखता था यहाँ पे, ठीक, और वहां पे ध्यान की मुद्रा में चेहरा दिखता था। उसके बाद मुंडा हुआ चेहरा था पूरा, वहां पे दाढ़ी मूछ वगैरह ये चीजें आपको दिखती हैं, यहाँ मुंडा हुआ चेहरा है, ठीक। तो आपको बिल्कुल क्रिप्स कंटेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इतना ही आप पता करके आप अगर आंसर लिखोगे, आपका आंसर और अच्छा होगा। जितनी ज्यादा जानकारी और जितना ज्यादा नॉलेज होगा, आप उतने ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो गए आंसर लिखने के अंदर, ठीक। तो मेंस के अंदर आपको नॉलेज जो है वो थोड़ा कम चाहिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ताकि आप कम से कम नॉलेज के अंदर भी अच्छा से अच्छा आंसर लिख पाओ। अब देखो यहाँ पे ये मथुरा शिले हो गई, तो मथुरा शिले में 3-4 चीजें याद रखने की जरूरत है कि आपके शासक जो संरक्षक थे वो कुषाण थे। क्या यूज हुआ, तो लाल बलुआ पत्थर। किन धर्मों से संबंधित थी, तो वो तीनों धर्मों से संबंधित थी। प्रसन्न चित्त चेहरा था यहाँ पे, और वहां पे ध्यान मुद्रा में चेहरा था। उसके बाद यहाँ मुंडा हुआ चेहरा था, पूरा का पूरा चेहरा फ्रेश था, कोई दाढ़ी मूछे कुछ नहीं, वहां पे मूछे दाढ़ी भी दिखती थी उनमें, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ अंतर है जो गांधार और मथुरा शैली में। उसके बाद अमरावती शैली आ गई, तो अमरावती शैली के अंदर एक क्वेश्चन भी है जो देखेंगे हम। तो यहाँ पे संरक्षक कौन थे, तो सातवाहन शासक जो है वो संरक्षण थे। और यहाँ मूर्तियां जो बनी है वो सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ये सफेद संगमरमर से आपकी मूर्तियां बनी हुई है। उसके बाद बौद्ध प्रभाव, यहाँ बौद्ध प्रभाव दिखता था। उसके बाद यहाँ पे मूर्ति जो है वो कलात्मक या जातक कथाएं, जो आपकी बुद्ध से रिलेटेड जो आपकी जातक कथाएं हैं, जो पुनर्जन्म से रिलेटेड है, उससे यहाँ पे जातक कथाएं मिलती थी, उससे रिलेटेड जो कथात्मक कला का अंग जो है वो मूर्तियों में अधिक आपको ज्यादा दिखता है। उसके बाद जातक कथाएं, तो ये सारी चीजें है। तो उसमें 4-5 चीजें अगर याद रह गई ना आपको यही चीजें, तो आप इसका आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। कोई सा भी कितना भी घुमा फिरा के वो मूर्ति कला पे क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन को तोड़ के और उस पे आंसर फ्रेम कर दोगे आराम से। अब देखो यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछ रखा है कि अमरावती मूर्ति कला अपने धार्मिक तत्वों को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही, ठीक है। वो देखो लोकोन्मुखी का मतलब क्या होता है, तो लोगों को देखकर जो कार्य किया जाता है, तो वो लोगों को देखकर जो कार्य किया जाता है तो वो लोकोन्मुखी हो गया। जैसे कोई चौराया है, तो आसपास के जो कॉलोनी के लोग हैं उनको देखकर और लोगों के आवाजाही को समझ के हम अगर वो चौराहे बना रहे हैं, ठीक, तो वो क्या हो गया, लोकोन्मुखी हो गया। इसी टाइप से वो, तो दो चीजें शामिल थी अमरावती की मूर्ति में, एक धार्मिक तत्व शामिल था। क्यों शामिल था, क्योंकि बौद्ध से रिलेटेड थे सब कुछ चीजें, बौद्ध से रिलेटेड थी। लोकोन्मुखी, तो लोकोन्मुखी में जातक कथाएं थी, जो कामुक मूर्तियां थी, और जो संदेश था वो क्या लोगों को ही देना था। जातक कथा है तो किसके लिए, लोगों के लिए लिखी गई थी, क्योंकि संदेश किसको देना है, लोगों को देना है। तो लोकोन्मुखी हुई वो। तो इसमें आप इसको आंसर को देखते हैं हम कि इसमें आंसर कितना बढ़िया सा आंसर फ्रेम कर रखा हमने। तो ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा इंट्रो फ्रेम कर रखा है कि सातवाहन के दौरान द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। इस मूर्तिकला का विकास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्तिकला शैली कहा गया। इतना इंट्रो आपका काफी है, ये इतना इंट्रो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी में क्या लिखा, तो मूर्तिकला में धार्मिक तत्व और लोकोन्मुखी तत्व शामिल थे, तो वो पॉइंट वाइज आपने लिख दिए यहाँ पे, ठीक। तो पॉइंट वाइज में आपने मैप बना दिया, और इस मैप में कहाँ पे अमरावती है, तो ये अमरावती यहाँ बता दिया आपने कि अमरावती कहाँ पे स्थित है, जहां पे ये कला विकसित हुई, और उसका स्थान कौन सा है, तो स्थान मैप में आप आराम से बता सकते हो, ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ हो गए। एक पॉइंट ये हो गया कि स्त्रियों जो धार्मिक भावना है, तो धार्मिक भावना में तो स्त्री को उनके पांव, बुद्ध के पांव, जो अमरावती की मूर्ति कला है कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को बुद्ध के पांव पूजते हुए दर्शा गया है। यहाँ पांव का पूजना क्या है, धार्मिक महत्व है। उसके बाद अमरावती मूर्तिकला में लिंगराज पल्ली से प्राप्त धम्म चक्र, बोधिसत्व तथा बौद्ध मत के रत्नों को दर्शाने वाली एक गुंबजाकार पट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें बौद्ध धम्म और संघ तीनों को निरूपित किया गया। तो ये भी धार्मिकता से रिलेटेड है। उसके बाद अमरावती मूर्ति कला में धार्मिक तत्वों के समावेश के साथ साथ क्या समावेश था, तो लोकोन्मुखी तत्व भी समावेश थे, क्योंकि यहाँ जातक कथाएं जो लोगों को समझाइश देने के लिए और लोगों को बताने के लिए जातक कथाएं भी यहाँ पे, तो ये लोकोन्मुखी हुई।
उस तो यहाँ पे क्या है, तो अमरावती शैली में सजीवता और भक्ति भाव के साथ साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्तियां भी देखने को मिलती है। और वो देखने को मिलती है तो वो कौन से तत्व है, वो लोकोन्मुखी तत्व है आपके, जो इन्हें लोकोन्मुखी तत्व बनाते हैं। और ये एक अच्छा सा, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे एक अच्छा सा आंसर बन गया। और ये जो मैंने रेड रिडक्स दे रखा है, तो ये आप अगर कोई अन्य क्वेश्चन आए तो उसमें डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अमरावती मूर्तिकला में आभूषण की न्यूनतम संख्या, स्त्रियों में आभूषण कब मिले हैं वहां पे, या आपको यहाँ रेट दिखा है, तो ये अमरावती मूर्तिकला के माध्यम से पहली बार शारीरिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियों में निकटता आई। तो ये पॉइंट जो है वो अन्य प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें डाल सकते हो। पर ये जो लोकोन्मुखी वाला क्वेश्चन है और धार्मिक भावना वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल इतने ही पॉइंट डाल दोगे तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हो यहाँ पे नृत्य मुद्रा में इंटरटेनमेंट, तो चोल मूर्ति कला, यहाँ पे क्या देख रहे हैं मन, चोल मूर्ति कला। चोल मूर्ति कला में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको नटराजन के बारे में जितने भी फैक्ट पता है या जितने भी विशेषता है उसकी पता है, वो चोल मूर्ति कला में केवल नटराज की मूर्ति है, जिसमें ये एक आपकी कांसे की मूर्ति है, ठीक है, नटराज वाली, ठीक है, धातु की मूर्ति जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक चीज तो ये याद रखने की जरूरत है कि अर्धनारीश्वर का रूप है, ठीक है। यहाँ पे आधी नारी आधा पुरुष वाला काम है, कि आधे हिस्से के चेहरे में तो ऐसा दिख रहा है कि वो एक पुरुष नृत्य कर रहा है और आधे चेहरे में एक महिला नृत्य कर रही है। तो उस टाइप से यहाँ पे अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है। उसके बाद इनमें सारी विशेषताएं, जैसे डमरू जो है वो सृजन का प्रतीक है, ठीक, ये वाला। उसके बाद आप देख सकते हो तो अग्नि विनाश का प्रतीक है, ठीक है, और अभय मुद्रा आशीर्वाद का प्रतीक है, पैर की तरफ इशारा करते हुए मोक्ष का मार्ग है। तो ये सब हाथ, जो ऊपरी हाथ है, जो निचला हाथ है, दाहिना हाथ, बायां हाथ, उन सब की क्या क्या विशेषता है वो विशेषता दे रखी है। तो विशेषताओं को आराम से देख सकते हो आप, और आराम से अगर चोल कालीन मूर्ति कला पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ये आराम से आप पॉइंट डाल सकते हो, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो आगे गुप्तकालीन मूर्तिकला। तो गुप्तकालीन जो सारनाथ के आसपास एक कला विकसित हुई, जिसमें क्रीम कलर का बलुआ पत्थर यूज हुआ है, क्रीम कलर का बलुआ पत्थर, और कुछ मूर्तियां जो है धातु की बनी हुई है। तो ये आपकी धातु प्लस बलुआ पत्थर की मूर्तियां जो बनी हुई है, इसमें ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, ठीक। जिसमें जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल को अच्छे से अलंकृत किया गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिजाइन बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ एक तो आपके बुद्ध जो है वो वस्त्र को पहने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ कामुकता, नग्नता, ये इन चीजों का अभाव मिलेगा, और बिल्कुल वस्त्र जो आपके कपड़ों के साथ वो बुद्ध मिलेंगे, ठीक, बिल्कुल कपड़े पहने हुए बुद्ध मिलेंगे। उसके बाद आभा मंडल जो है वो गहनता पूर्वक, ये मैं बताया मैंने कि आभा मंडल जो है वो बिल्कुल गहनता पूर्वक एक अलंकृत आभा मंडल बताया गया है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद तो ये हमने सारी चीज यहाँ पे देखी। तो हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे, हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता की मूर्तियां देख ली, हमने यहाँ पे मौर्य काल की जो स्तूप में, स्तंभ में यूज होने वाली मूर्तियां, यक्ष याक्षिणी की और सिंह की मूर्तियां देखी है। मौर्योत्तर काल में जो घटनाक्रम हुए उसमें गांधार मूर्तिकला है, मथुरा शैली है, आपकी आपकी अमरावती शैली, उनको देखा हमने। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे चोल काल और गुप्त काल की मूर्तियां। चोल काल में नटराज की मूर्ति, उसके बाद हमने गुप्त काल में तो कपड़े पहने हुए बुद्ध हैं यहाँ पे, ठीक, ये सारी चीजें। उसके बाद आधुनिक मूर्तिकला में दो ही लोग प्रसिद्ध हैं, दोनों कौन कौन है, एक तो देवी प्रसाद राय चौधरी है और एक राम किंकर बेंच करके एक व्यक्ति है। तो ये दोनों, अब देखो यहां पे इनका ये काल था कि 1899 से 1975 तक में, और पहली बार यूरोपीय शैली से थोड़ा हटकर मूर्ति कला में भारतीय स्पर्श दिखा इनमें, ठीक। और मूर्ति क्या थी, अद्भुत गति थी मूर्तियों में। आधुनिक काल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे से मूर्तियां बनाई इन्होंने, ठीक। तो एक ये आपकी ये मूर्ति है, ये मूर्ति जो है ये 11 मूर्ति करके है दिल्ली के अंदर, ठीक, 11 मूर्ति करे। और इस मूर्ति को के भाव को
जो चेहरे के भाव है इनके, वो सारी चीज देखोगे बहुत ही अद्भुत तरीके से। तो इनमें एक अद्भुत गति दिखती है। उसके बाद उनमें ऊर्जा और भाव का एक समन्वय दिखता है इनमें। तो ये देखो यहाँ पे ये पत्थर को ढकेलते हुए, तो ये श्रम की विजय, ये चेन्नई के अंदर रखी हुई मूर्ति है, ठीक है। और ये आपके बिहार सचिवालय में एक मूर्ति है जो शहीद स्मारक की, वो। तो ये तीन उदाहरण है इनके आधुनिक काल के देवी प्रसाद चौधरी के, जो मूर्तियां बनी हुई है बहुत ही अद्भुत मूर्तियां हैं, ठीक। उसके बाद आपके इनके बाद जो अगले जो आते हैं, वो आते हैं आपके आधुनिक मूर्तिकला। कुछ लोग तो इनसे शुरुआत मानते हैं आधुनिक मूर्तिकला की, कि यहां से आधुनिक मूर्तिकला की शुरुआत हुई। और इनमें यथार्थवाद दिखता है मूर्तिकला में, घनवाद दिखता है, अति यथार्थवाद दिखता है। इनमें सबसे पहले इन्होंने मृण मूर्तियां बनाई, मतलब मिट्टी की मूर्तियां बनाई इन्होंने, ठीक, मृण मूर्तियां बनाई। उसके बाद ये यूज करने लगे सीमेंट का, ठीक। तो दो ही उदाहरण है इनमें जो मुख्य है, वो है एक शांति निकेतन परिसर में बुद्ध की एक प्रतिमा है, ठीक, ये वाली प्रतिमा। और एक यक्षी की मूर्ति है, ठीक है। यक्ष और याक्षिणी होते हैं, तो यक्षी की मूर्ति है भारतीय रिजर्व बैंक में। ये दो मूर्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने, जो राम किंकर बेंज है उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने मूर्ति कला में बिल्कुल नए नए आयाम जोड़ के मूर्ति कला को और उत्कृष्ट आधार प्रदान किया, बिल्कुल आधुनिक भारत में, ठीक। तो ये हमने हड़प्पा काल से लगा के आधुनिक काल तक की मूर्तियां पढ़ी है। और हमने क्वेश्चन भी देखे हैं इन पे, जो आपके मेंस के क्वेश्चन, उनके मॉडल आंसर भी देखे हैं। और ये सब चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे से आपको यहाँ पे मेंस की तैयारी मिल सके, ठीक। आज के लिए इतना ही।